दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। केवीएस पीआरटी का आपका इस समय पेपर चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है रीजनिंग सेक्शन के लिए। 5 नंबर के सवाल रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन। जिस तरीके से मैथमेटिक्स आपका 20 मार्क्स का ईजी है, यहाँ पर भी सवाल ईजी आ रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के और कुछ यहाँ पर प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर के यहाँ पर हम हाजिर हैं। सारे वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यूपी सुपर टेट की रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे टॉपिक रीजनिंग के वहाँ भी पढ़ाए गए हैं, तो एक बार आप उसे ज़रूर चेक करिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। यहाँ पर ये जो सवाल है 12 नंबर शुरुआत कर देते हैं हम। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का हर एक में पूछा जा रहा है। दिया हुआ है 6 मित्र हैं, करीम है, रमन है, पंखुड़ी है, सुमन है, तुषार है, उत्कर्ष है। एक पंक्ति में नॉर्थ की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इनका डायरेक्शन किधर की तरफ है? नॉर्थ की तरफ। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होता है। ये आपका ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। फिर दिए हैं कि पंखुड़ी, करीम व रमन जो है वो बाएं से दाएं वैकल्पिक क्रम में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर पंखुड़ी हैं, करीम है और रमन है, ये किधर लेफ्ट से राइट बैठे हैं, वो भी वैकल्पिक क्रम में, मतलब एक के बाद एक बैठे हैं। ठीक है, वैकल्पिक उसी को बोलते हैं। तुषार जो है वो एकदम से दाएं बैठा हुआ है। करीम के संदर्भ में सुमन जो है वो दाईं ओर है, परंतु रमन के संदर्भ में बाईं ओर है। तो बाएं से सेकंड प्लेस पर कौन होगा? ये तो सवाल की बात हो गई। चलिए कुछ पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं एक लाइन, आप चूंकि ये नॉर्थ की तरफ मुख करके बैठा है, आपको पता है कि नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, साउथ नीचे होगा। फिर जब हम यहाँ से बात करते हैं, एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है और ये हमारा राइट साइड होता है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। जो लेफ्ट वाला होता है उसे हम वेस्ट बोल देते हैं और ये जो राइट वाला है वो ईस्ट होता है। ऊपर की तरफ जो टॉप है वो नॉर्थ है, नीचे की तरफ हमारा बॉटम हमें देखने को मिलेगा। अब इन्होंने क्या बोला, एक लाइन मैंने ड्रॉ की। इन्होंने बोला कि जो आपके पंखुड़ी हैं, जब हम बात करते हैं पंखुड़ी बाद करीम, करीम के बाद आपके कौन है? रमन। पंखुड़ी, करीम और रमन को इन्होंने बोला कि वो एक सीक्वेंस में बैठे हुए हैं। कहाँ से कहाँ की तरफ? लेफ्ट से राइट बोला हुआ है। तो हम 6 लाइनें पहले ऐसे कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर मैंने इसलिए पहले ही लिख लिया है इसे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर करिए। जो ये चित्र आपका बना हुआ है, यहाँ पर क्या देखने की ज़रूरत है? आप देखेंगे लेफ्ट मैंने दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ पर राइट को जो है वो दिखाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशंस आप पहले से ही लाइन खींच करके मेंशन कर लो। सभी की सभी जो है वो नॉर्थ की तरफ मुख करके बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा कि जो आपके पंखुड़ी हैं, जो करीम है और जो रमन है, वो एक दूसरे क्या है, लेफ्ट से राइट बैठे हुए हैं। कौन से क्रम में? सीधी सी बात है, वैकल्पिक क्रम है। तो इसीलिए एक को मैंने 1 पर बैठाया, एक को 3 पर बैठा दिया है और इनको मैंने 5 पर बैठा दिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि तुषार जो है वो सबसे राइट में है। तुषार के बारे में बात की है, जो कि सबसे राइट में है, तो तुषार को हमने राइट पर बैठा दिया। आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि 2 पर बैठा दें किसको? पंखुड़ी को। 4 पर बैठा दें सुमन को और यहाँ पर 6 पर बैठा दें आप रमन को। ठीक है, लेकिन रमन, रहीम जो भी हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने बोला है बाएँ से दाएँ, पहले ही सवाल में बोला है, तो हम बाएँ से ही शुरुआत करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। दूसरे क्रम में जब तुषार सबसे राइट में है तो यहाँ पर कहीं से भी जो है ये आर महोदय आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर चलते हैं, सवाल को देखिएगा। फिर ये कहते हैं पंखुड़ी जो है वो करीम और रमन ये बाएं से दाएं वैकल्पिक क्रम में बैठे हैं, उनको मैंने बैठा दिया। तुषार जो है एकदम दाएं बैठा है, उनको भी मैंने बैठा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। करीम के संदर्भ में सुमन दाईं ओर है, करीम के संदर्भ में सुमन दाईं ओर है और रमन के संदर्भ में बाईं ओर। किसके? करीम के संदर्भ में जो सुमन है ये रहे, करीम के संदर्भ में सुमन दाईं ओर बैठी हुई है इधर की तरफ, और रमन के संदर्भ में वो बाईं ओर बैठी है। मतलब इनकी भी पोजीशन अब फिक्स हो गई कि सुमन कहाँ पे हैं? चौथी पोजीशन पर हैं। तो बचा कौन? उत्कर्ष महोदय ही तो बचे, जिनको हमने दूसरी पोजीशन पर बैठा दिया। अब ये कहते हैं कि बताइए बाईं तरफ से, लेफ्ट से दूसरे पोजीशन पर कौन है? तो आपका आंसर आपको मिल चुका है, उत्कर्ष। ठीक है, आप एक बार फिर से इसे रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ एक और सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये कतार में अरुण जो है वो सामने से 10वें, ये आपका जब हम सीटिंग अरेंजमेंट और उसकी बात करते हैं, यहाँ पर कतार में अरुण सामने से 10वें पर है, जबकि मुकेश जो है वो पीछे से 25वें स्थान पर दिया हुआ है। ठीक है, और महा जो है वो दोनों के बीच में बैठा हुआ है। यदि कतार में 50 व्यक्ति हों तो सामने से महा किस स्थान पर होगा? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि ऊपर से ए का क्रम ये है, नीचे से बी का क्रम ये है, आप समझ रहे हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स मिलेंगे, या टोटल दे दिया लेफ्ट से इसकी पोजीशन ये है तो राइट क्या होगी? तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट।
ठीक है, या फिर टोटल इक्वल टू होता है टॉप प्लस बॉटम -1 जरूर लगा दीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, और टोटल इक्वल टू होता है टॉप प्लस बॉटम -1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। किसी की पोजीशन यहाँ से अगर 10वीं है, यहाँ से 12वीं है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, -1 कर देंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें दूसरे टाइप का है, बहुत ही सिंपल सा और है इसमें। तो इन्होंने कहा कि सामने से, सामने मतलब होता है लेफ्ट साइड से, सीधी सी बात है, सामने मतलब आप किसको बोलेंगे, लेफ्ट को, और पीछे वाला साइड जो है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा कि 10वें पर जो है बैठा हुआ है सामने से, एक कतार में अरुण सामने से 10वें प्लेस पर है, यानी यहाँ कहीं पर अगर मैं बात करूँ तो अरुण कहाँ पर है, 10वें प्लेस पर है। मुकेश पीछे से 25वें प्लेस पर है। चलो भाई इसको 25वें प्लेस पर मान लेते हैं। महा इन दोनों के बीच में है, यदि कतार में 50 व्यक्ति हों, यानी हमें टोटल पता लग गया कि 50 यहाँ पर आदमी हैं, ठीक है। कहते हैं तो सामने से महा जो है वो किस स्थान पर होगा। देखिए मुकेश और अरुण के बीच में महा बैठा हुआ है, ये बात क्लियर हो गई। तो मुकेश अगर यहाँ 10वें प्लेस पर है, ये 25वें प्लेस पर है, तो 25 और 10 35 होता है। अगर हम यहाँ बीच में देखेंगे तो कहीं उसकी प्लेस जो है आपको देखने को मिलेगी इन्हीं में से, ठीक है, इन्हीं बीच में आपको किसकी, महा की प्लेस देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है। 10वां प्लेस 25वां प्लेस दिया हुआ है, महा जो है इनके बीच में बोला हुआ है, एकदम बीच में, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं, आप देखिएगा जो आपको डिफरेंस यहाँ से देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस 15 का है, और चूंकि बीच में महा बैठा हुआ है तो वो 15वां व्यक्ति होगा। लेफ्ट की तरफ 7 हैं, राइट की तरफ 7 हैं, ये बात क्लियर हो रही है। फिर से समझिए, अरुण 10वें प्लेस पर है शुरुआत से, मुकेश यहाँ पर है 25वें प्लेस पर राइट से, यानी कि पीछे से, बीच में दोनों के महा बैठा हुआ है। तो जो महा बैठा है, सीधी सी बात है, 25 और यहाँ पर जो 10 होता है वो आपका 25 और 10 35 हो गया, टोटल 50 हैं। तो बीच में कितने बचे आपके, जो है वो 15 बचे। अब बीच में ही महा बैठा है, यानी वो 15वां व्यक्ति होगा। तो महा के लेफ्ट में कितने, 7, और महा के राइट में कितने, 7, तो 7 7 14, और एक महा 15 हो गए टोटल, ठीक है। ओके, तो जब महा जो है बैठा हुआ है आपका बीच में, तो सीधी सी बात है कि 10 ये वाला, फिर उसके बाद जो 7 उसके राइट में थे, प्लस एक जो महा बैठा हुआ था 8वीं पोजीशन पर, तो 7 और 1 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 और ये 10 कितने हो गए, 18 हो गए। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ से वो 18th पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ से सामने से महा जो है वो किस स्थान पर है, यही बात इन्होंने यहाँ पर पूछी हुई है, ठीक है। आप एक बार और देखेंगे, इसे समझ में आ जाएगा। त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं, कितने त्रिभुज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीका है त्रिभुज को काउंट करने का, सीधी सी बात है। जब आप बॉटम साइड में जाएंगे तो 1 2 3 कुछ इस तरीके से है, तो इनमें नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 और 3। यहाँ पर नंबरिंग कभी भी यहाँ से शुरू ना करिएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये लाइनें कितनी हैं, तो 2 लाइनों को काउंट कर लिया और नीचे वाली को छोड़ दिया। आपको यहीं से काउंट करना है, 1, ये 2 है और ये 3 है। सबसे पहले इन नीचे वाले जो भी संख्याएं आपने 1 2 3 में मेंशन किया है, ऐसे 4 5 6 7 कितने भी हो सकती हैं, तो 1 2 3 को आपको ऐड कर लेना है। इनको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। और जब हम इन लाइनों की बात करेंगे, 1 2 और 3 लाइनें हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस, अगर मैं आकृति की बात करूँ तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 18 देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एक और सवाल कर लेते हैं, तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ऐसे आप जाओगे, यहाँ पर फिर से मैंने मेंशन कर लिया बॉटम में 1 2 3 4 और 5। अब हमें करना क्या है, इसी 1 2 3 4 5 को आपस में जोड़ लेना है, जो कि कितना आएगा, 15 आएगा। मैंने कहा बॉटम से आप गिनना शुरू करोगे, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है यहाँ पर, और ये हो गया 5 आपका। इसी 15 को आप इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। बहुत ही आसान से आपके फाइंड आउट करने वाले होते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के आपके पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 415 को अगर मिल्क इज़ हॉट लिखते हैं, 18 को हॉट सूप लिखते हैं, 895 को सूप इज़ टेस्टी लिखते हैं, तो टेस्टी का कोड क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कभी भी आप सवाल करिएगा तो यहाँ पर सवाल मैंने बोल दिया है, जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे ही आप रफ शीट पर काम करिएगा। अब करते हैं क्या है कि हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें टेस्टी का बताना है कि आखिर कोड क्या होगा। तो सबसे पहले 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, हॉट मिल रहा है। अगर हॉट यहाँ पर भी है, हॉट यहाँ पर भी है, अब देखेंगे कि इनमें नंबर कौन सा कॉमन है। तो नंबर कौन सा कॉमन मिल रहा है, 1, यानी कि जो हॉट के लिए कोडिंग हो गई वो कितनी हो गई दोस्त, 1 हो गई। नाउ अब पहले और तीसरे इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। पहले और तीसरे में लिखा हुआ है मिल्क इज़ हॉट और सूप इज टेस्टी, दोनों में कॉमन क्या है,
इज कॉमन आपको मिल रहा है और नंबर कौन से कॉमन मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यस मिल रहे हैं। तो हमारा जब इज के लिए बात करते हैं तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बात आती है, ये आपसे क्या कहते हैं, इसमें दूसरे और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। तीसरी बार चलते हैं, दूसरे और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। तो सूप का कितना दिया है, यहाँ पर भी सूप लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सूप लिखा है, दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही। नंबर कौन से कॉमन है, तो वो 8 नंबर हमारा जो है कॉमन हो जाएगा। तो जब सूप के लिए 8 हो गया, हॉट के लिए 1 हो गया, इज के लिए 5 हो गया, तो बचा क्या, जो कि टेस्टी का होगा, बिल्कुल सही है, वो होगा 9। इसमें इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यूपी सुपर टेट की जो आपकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है आप जा करके देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग पर आते हैं, तो यहाँ पर भाई टेस्टी का कोड आपका 9 हो जाएगा। ब्रेथ दिया हुआ है BREADTH और इसका कोड दिया हुआ है नीचे। तो कभी भी आप सवाल करें तो इसमें इन्होंने बोला ब्रेथ का कोड क्या होगा, CQFZESI। उसके जस्ट नीचे आप उसे लिख लो, वो भी थोड़ा सा स्पेस दे करके, जिससे कि ऊपर से नीचे का रिलेशन, ऊपर वाले का नीचे से क्या संबंध है या नीचे का ऊपर से क्या रिलेशन है, वो आप आराम से फाइंड आउट कर सको। आप देखोगे B से C पर गए यानी कि +1 हुआ है, ठीक है। QR आप देखोगे Q से R की तरफ गए तो -1 हुआ है, E से F की तरफ गए हैं +1 हुआ है। जैसे आप इतना देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी +1 की ही है। बस यही चीज़ आप कंटेन में कर दो, आपका आंसर क्या मिलेगा, मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। आप सब जगह देखोगे PQRST, S के बाद T आता है और H के बाद I आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको +1 यही डिफरेंस आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलेगा। ये दिया हुआ है, इस त्रिभुज की संख्या पूछा हुआ है और इस तरीके का कोई स्टार प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। जब एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब स्टार प्रकार का ये आकृति अगर दिया हुआ हो तो हमेशा उसमें जो ट्रायंगल होता है, मतलब अक्सर 99% केसेस में देखोगे तो उसमें जो ट्रायंगल की जो संख्या होगी वो 10 मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है, तो ऐसे में आप इसे थोड़ा सा काउंट कर लेंगे तो और सही रहेगा। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल में क्या करिए, जो बाहर की भुजाएं हैं उनको आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इनको हमने बाहर की भुजाओं को नंबरिंग कर लिया। मतलब ये आपका एक सिंगल त्रिभुज है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक एक वाले जितने थे वो कितने मिले, हमें 5 मिले, इनको मैंने अलग लिख दिया। सिंगल वाले जिन्हें बोल देते हो तो वो बाहर वाले 5 हो गए। अब बात आती है, बीच में हमने इसको एक नंबर दे दिया 6 करके, बात समझ में आ रही है। अब हम देखेंगे कि अब ट्रायंगल बनता है तो सीधी सी बात है, 3 खाने 3 चीज़ें लेकर के ट्रायंगल, 3 आपकी 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं में जब हम देखते हैं तो एक ट्रायंगल हमें क्या मिलेगा, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, 1 6 और 4, यानी 1 4 6 वाला एक त्रिभुज मिलेगा। फिर अगला है 5 2 6 वाला हमें एक त्रिभुज मिलेगा। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब ये वाला और ये वाला एक त्रिभुज मिल गया। आगे हमने इसी में मेंशन किया है कि 5 6 और 3 वाला एक त्रिभुज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा दोस्त, ये मिलेगा। देखिए 5 और 6 3 वाला भी हो गया। आगे कहते हैं 2 4 6 वाला त्रिभुज, तो 2 हो गया महाराज, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी एक त्रिभुज मिल गया। फिर एक बात आती है यहाँ पर कि 1 6 3 वाला भी मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा दोस्त, यहाँ पर देखिएगा आप 1 6 और 3 वाले भी एक त्रिभुज मिल गए। मतलब 5 तो एक वाले थे और नीचे हमने जब देखा तो 5 हमें और मिल गए। टोटल संख्या कितनी हो गई, बिल्कुल सही, टोटल संख्या आपकी 10 आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वर्ग और स्क्वायर निकालना अब हम सीखेंगे, ठीक है, कि वर्ग कितने होंगे, स्क्वायर कितने होंगे। बहुत ही ट्रिकी अंदाज में यहाँ पर चीज़ों को आसानी से, जैसे ट्रायंगल अभी सीखा वैसे ही आपका ये भी है। तो ये कहते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, इसमें इस चित्र में कितने स्क्वायर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं होता, रो और कॉलम जानते हैं आप, जी हाँ, जब पंक्ति और रो की बात करते हैं कुछ इस तरीके से, कॉलम आपका खड़ा इस तरीके से, इनको आप नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 हमने किया, 1 2 3 4 5, इनको हमने नंबरिंग कर लिया। फिर वैसे ही यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4 तक था, तो हमने इसको भी जो है वो नंबरिंग में कर लिया। अब ये आपसे, ये वर्ग के लिए है, आयत के लिए बिल्कुल कुछ ऐसा ही मिलेगा, लेकिन अभी उसको हम बात करेंगे थोड़ी देर में, वैसे भी सवाल है। तो 5 × 4, अब देखिए करना क्या है आपको, रो इंटू कॉलम होता है, R×C करके बोलते हैं उसे। रो कितनी है, 5 हैं, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं, तो उनको हमने 5 × 4 लिख लिया। बहुत ही जल्दी आप फटाक से, अभी एक सवाल भी है जिसका आंसर आप कमेंट में सभी लोग बताएंगे, बहुत आसान है ये। तो 5 × 4 हमने लिखा। अब आपको करना क्या है दोस्त, करना ये है, इस 5 और × 4 को
इनमें एक एक संख्याएं घटाते जाइए और आपको ये काम तब तक करना है जब तक कि 1 यानी कि 1 ना आ जाए। जैसे मैंने कहा 5 के बाद नीचे एक एक घटाते जाना है ना, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। मैंने कहा जब तक 1 ना आ जाए, वो 1 किसी में भी, चाहे वो आपका रो में आए चाहे वो कॉलम में आए, 1 आया तो आपको वहीं पर स्टॉप हो जाना है। ठीक है, अब बस इन्हीं को गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। 5 चौक कितना होता है 20 होता है, 4 3 ये 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 एक 2 हो गया, तो 6 और 2 8, 8 और 12, 12 और 8 20 होता है, 20 और 20 कितने हो गए 40 हो गए। लो जी, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, वर्ग के बारे में जब जब करेंगे तो पहले आप इनको लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इनको लिख लीजिएगा, रो और इनटू कॉलम को कर लीजिएगा, एक एक घटाते जाइए जब तक 1 ना आ जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर दोनों में बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो कुछ नहीं करना है, नीचे आपका लास्ट में 1 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक करना में एक को गुणा करेंगे, उसको लास्ट में आप जोड़ लीजिएगा। उसमें भी आपको 5 × 5 अगर दिया हुआ है तो 5 के बाद 4, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1 और फिर उनको गुणा करके आपस में जोड़ देना है, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे वर्ग बताइए, यहाँ पर बिल्कुल आपका दिया हुआ है, जब हम बात करते हैं स्क्वायर को लेकर के, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है और फिर यहाँ पर भी आप काउंट कर लेंगे। भाई मैं इंतज़ार करूँगा ऐसे में कमेंट सेक्शन में इसके आंसर का। देखते हैं कि यहाँ पर कौन बच्चा है जो इसमें बताएगा कि 80 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा कि 70 आएगा, कौन सा आपका आंसर होगा। अभी अभी मैंने बताया है, बिल्कुल वैसे ही आप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, अगर आप समझे हो तो ज़रूर लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, रो इंटू कॉलम सेम हो, एक तो वो मैंने तरीका बताया जो आप वहाँ कर सकते हो, एक आप सूत्र से भी अगर रो और कॉलम सेम है तो आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे जब रो और कॉलम सेम होगी, क्योंकि ऊपर वाले में ना तो रो सेम है ना तो कॉलम सेम है, दोनों अलग अलग हैं आपके। ठीक है, तो उनमें अप्लाई ये फॉर्मूला नहीं होगा। कब होगा, जब ये सेम होंगे। तो n × n + 1 + 2n + 1 / 6, मान लीजिए 5 × 5 है, तो बस भैया n की वैल्यू 5 हो गई, इसी में रख दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको लेकर के आयत के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, इनमें रेक्टेंगल यानी कि आयत कितने होंगे। तो आयत के बारे में जब पूछे, बिल्कुल वही काम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दिया, यहाँ पर 2 3 4 5 लिख दिया। ठीक है, मतलब 5 और 5 दोनों तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं, रो भी 5 है और कॉलम भी हमारी जो है वो 5 दी हुई है। इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है, सारे के सारे रो को जोड़ लो आप, सारे के सारे कॉलम को जोड़ लो। रो को जोड़ने पर कितना मिला, 15 मिला, कॉलम को जोड़ने पर कितना मिला, 15 मिला। R × C कर दो, आपका आंसर आपके सामने है। बहुत आसान सा है, जब हम आयत की बात करते हैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, जोड़ देना है और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, R × C, और उसको फिर उसमें आपका आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। वर्ग में क्या होता था, 1 1 माइनस करते जाते थे जब तक 1 ना आ जाए और फिर उनको हम ऐड करते थे। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब उसी सवाल में आपसे पूछे कि केवल, चूंकि ऐसे पूछा हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, तो हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर, मतलब केवल रेक्टेंगल अगर पूछता है, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में आमने सामने की होती हैं, तो रेक्टेंगल में एक वर्ग आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जब ओनली रेक्टेंगल पूछे दोस्त, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, जैसे यहाँ पर हमने 225 इसी में देख लेते हैं, ये निकाल लिया हमने। फिर बात आई कि अब इनमें ओनली रेक्टेंगल बताइए, रेक्टेंगल नहीं ओनली रेक्टेंगल। उस केस में क्या होगा कि उसी का हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे होगा, या तो वो फार्मूला लगा लीजिए, या तो 5 × 5 करके 4 4 3 3 2 2 1 1 करेंगे, उसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 55 आएगी। मतलब वर्ग की संख्या 55 होगी, बस कुछ नहीं करना है, इसी 225 में 55 घटा दो, योर करेक्ट आंसर इज 170। बात समझ में आ गई। ओनली रेक्टेंगल जब पूछे तब। आगे चलते हैं आपको लेकर के इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, कैलेंडर वाले सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका ज़रूर देखने को मिल रहा है, यदि 15 जुलाई को शनिवार है तो उसी वर्ष 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिएगा 15 जुलाई, अब ये बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, सीधे सीधे 15 जुलाई के बाद, हमेशा याद रखिएगा 15 जुलाई को शनिवार है
तो उसी दिन को 15 जुलाई एक्सक्लूड करिएगा 15 जुलाई को और इंक्लूड करिएगा 15 अक्टूबर को। मतलब जब काउंटिंग शुरू होगी तो 16 जुलाई से होगी और जब ख़त्म होगी तो कहाँ पे 15 अक्टूबर पे ख़त्म होगी। ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर को ही पूछा है कि कौन सा दिन होगा। ठीक, चलिए, तो जुलाई कितने का होता है जब हम बात करते हैं 31 का, और जुलाई में बचे दिन कितने होंगे 16 होंगे, क्योंकि हमने कहाँ से गिनना शुरू किया 16, 17, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई आगे। अगस्त में 31 हो गया, सितंबर में आपके 30 हो गए, बहुत अच्छी बात है। अक्टूबर में कितने हो गए 15 हो गए। मतलब ये वो दिन है चूँकि भाई 15 अक्टूबर तक ही पूछा था ना, तो इसीलिए 15 अक्टूबर ही लिखेंगे वहाँ पे। ठीक, अब बात ये आती है कि ये तो हमारे पास संख्याएं आ गई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने दिन हुए, तो सबसे पहले इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। आपने क्या किया, इन्हें प्लस कर लिया। 16 को 31, 31, 30 और 15, और इसको चूंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से आप डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचता है ना उसी के हिसाब से आप दिनों की संख्या का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये आप जब जोड़ोगे तो ये 92 आएगा, और 92 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। कितना बचेगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 बचेगा। चूँकि ये कह रहे हैं आपसे कि 15 अक्टूबर को दिन, अगर यहाँ पर इन्होंने बोला है 15 जुलाई को शनिवार है, तो 15 अक्टूबर को तो उसे संडे से शुरुआत, और उसमें जो अगला दिन आपका 1 नंबर पर देखने को मिलेगा वो संडे ही मिलेगा आपका, मतलब आंसर तो आपका संडे होगा। दूसरा तरीका क्या है, कभी कभी ये संख्याएं आपकी बहुत बड़ी हो जाती हैं, आप इनको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालने में मुश्किल होता है, तो ऐसे में ये कर सकते हो आप। ठीक है, करना क्या है, आप एक एक को डिवाइड कर लो। जैसे 16 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचेगा। 7 दूनी 14 होता है, 15 और 1 16, 2 बचा। ठीक है, 31 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28 होता है, 28 फिर 29, 30, 31 यानी कि 3 बचा यहाँ पे। यहाँ पर हमने 7 को 30 से, मतलब 30 को 7 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28, 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 7 को 15 से किया तो 7 दूनी 14 होता है, 1 15 यहाँ पर बचा। बस इनको आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर 1 बचा, यानी पहला दिन आपका संडे होगा। करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, इनके भी कई सारे क्वेश्चंस जो सुपर टेट रीजनिंग की प्लेलिस्ट है आप एक बार ज़रूर देखिएगा। जो यूपी सुपर टेट की परीक्षा के लिए जा रहे हैं सब ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, वो भी यहाँ से तैयारी ज़रूर करते रहें। कहते हैं जब किसी आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, कोई भी आकृति है उसको घन क्यों बनाने के लिए मोड़ा जा रहा है, तो कौन सी सतह 2 के विपरीत होगी। बहुत ही आसान सा सवाल पूछा ये। तो घन बनाने के लिए मोड़ रहे हैं तो कौन सी सतह 2 के विपरीत देखने को मिलेगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है कि प्रत्येक एकांतर बॉक्स क्या होता है, एक के बाद मतलब बीच में एक अंतर देखने को मिले, एडजेसेंट नहीं, ये आपका एक वैकल्पिक प्रकार का, जैसे अभी हमने एक सवाल किया था। तो प्रत्येक एकांतर बॉक्स आपस में एक दूसरे की पीठ होते हैं या एक दूसरे के बैक में हमें वो देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने ये आकृति दी हुई थी, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर एक दूसरे की पीठ का क्या मतलब है, तो 6 का पीठ क्या होगा 3 होगा, क्योंकि मैंने एकांतर बोला है, इसमें 1 देखिए छोड़ दिया है, बीच में एक बॉक्स मैंने छोड़ा हुआ है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो 4 का एकांतर में उसमें क्या देखने को मिलेगा 5 हो जाएगा। अब बचे कौन, 2 बचा और 1 बचा। सीधी सी बात है, इन दोनों का रिलेशन भी एकांतर में हमें देखने को मिलेगा जब हम इसे आपस में मोड़ेंगे तब। तो 2 के विपरीत में क्या आया 1, और यही दोस्त आपका यहाँ से आंसर हो गया। बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे करके करते हैं तो आप रीजनिंग में जितने भी आपके 5 सवाल हैं 5 में 5 आप सही करके आओगे, कतई जो है वो गलत नहीं होने वाला है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस पेपर से पूछे जा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और सारे उनको लेकर के बात करें। बाकी एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस वहाँ पर आपका जब हम बात करते हैं मशीन इनपुट प्रकार के जो होते हैं, है ना, कि अगर इनको जैसे ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाले सवाल जो 4 नंबर दिया हुआ है कि ये होगा तो ये क्या होगा, इन सभी प्रकार के सवाल जो है वो हमने आपको करवाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर देंगे तो बाकियों की भी ऐसे भी सहायता होती रहेगी, जैसे हम आपकी कहीं ना कहीं अगर सहायता कर रहे हैं तो आप भी शेयर इसे ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।